हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसे कि DU LLB के लिए ये स्पेशली है, जितने भी लॉ एंट्रेंस हैं तो इसमें से जितने भी हमने इसमें 24 to 25 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कवर किया है, तो इसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके सारे ही कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही थी यहाँ पे DU LLB एंट्रेंस की, तो टीचर डे के ओकेजन पे यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे हर जो प्लान था हर प्लान पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये आपको एग्ज़ाम से पहले तक अवेलेबल रहेगा। ये तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोई भी चीज़ पहली जो होती है, अमेंडमेंट हो, सेक्शन हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना ज़रूरी होता है, तभी हम उसको आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो पहला अमेंडमेंट है उसमें 9th शेड्यूल जो है उसको ऐड किया गया था और ये लैंड रिफॉर्म से रिलेट करती है। और इसके साथ ही इसमें ये कहती है कि एडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू में जिनको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, हमारे पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 में आपको गिवन है। और जैसे कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट सबके पास अवेलेबल है। तो उसमें जो ये आपके पास राइट टू फ्रीडम है, उसमें कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। उनमें 3 ग्राउंड रिस्ट्रिक्शन के ऐड किए गए, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो और इसके साथ ही रिस्ट्रिक्शन में रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल जो है, ये भी नेचर रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल नेचर, इनके बेसिस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है आपके राइट टू फ्रीडम, जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसके रिगार्डिंग अभी 21 या 20 में क्वेश्चन भी आया था कि कौन कौन से बेसिस पे यहाँ पे आप राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन पे क्या लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद 7th जो अमेंडमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्लासिफिकेशन था स्टेट का 4 कैटेगरीज में ABCD स्टेट, और उनको रीऑर्गेनाइज किया गया 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी में। अब इसके बाद 21st जो है, इसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई। ये जनरली आपको पता होने चाहिए, समटाइम्स पूछ लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से ये लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई। तो इसमें आपका 21, 71 जो है, आपका 71 भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 71 से भी लैंग्वेज ऐड की गई थी। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 42nd अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट से पहले जो एक आपको अमेंडमेंट देखना है वो है 25th अमेंडमेंट, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो 25th अमेंडमेंट में आर्टिकल जो 31(2) है, इसमें जो वर्ड कंपनसेशन है उसको सब्सटीट्यूट किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, इसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जैसे कि 39B और 39C। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19, 14 to 31 इनमें इस पर प्रिविलेज दिया गया था, इसको सुप्रीमेसी इसकी मानी गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 वर्ड हमारी प्रीएम्बल में ऐड किए गए। प्रीएम्बल जिसकी स्टार्टिंग होती है वी द पीपल, और इसमें पहले जो थे 2 ही वर्ड इसमें थे, जैसे कि डेमोक्रेटिक, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे जो आप इसमें पढ़ते हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, और यहाँ पे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड से पहले यहाँ पे सॉवरीन था और उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेकिन उसके बाद 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे कई बार जो प्रीएम्बल के स्टार्टिंग में 5 वर्ड्स हैं, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। और इंटीग्रिटी वर्ड हमारी प्रीएम्बल में ऐड किया गया। इसके साथ अब प्रीएम्बल में ये प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया, और जो प्रीएम्बल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, और प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुई है, एक ही बार जैसे अमेंड हुई है। नेहरू जी का नाम यहाँ पे है, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। तो इस तरह से रिलेटेड और भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। सेकेंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई पार्ट 4A में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में ऐड की गई हैं और इसका जो है आर्टिकल भी अलग है।
51A, मेक द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। और इसमें जो है वो प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया कि वो कैबिनेट की एडवाइस मानने के लिए अब बाउंड है। इसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं अदर मैटर्स के लिए, इनका प्रोविजन भी ये लेकर आए। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रोज द सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस टिल 2001। तो यहाँ पे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनकी सीट के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजन आया। इसके बाद तीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन्होंने ऐड किए। 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहाँ पे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो कि आर्टिकल 39A में है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये कुछ यहाँ पे 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आपको तीनों के नाम और आर्टिकल्स पता होने चाहिए जो कि इन्होंने ऐड किए। और प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसको फैसिलिटेट किया गया है। यहाँ पे 5 जो सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट के उनको कॉन्करेंट लिस्ट में क्या किया गया, शिफ्ट किया गया, जिनमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, वेट एंड मीजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, ये सारी चीज़ें थी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और इसी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, मिनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है। इसके बाद जो आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें कुछ काफ़ी ऐसे प्रोविजंस थे जिनको विड्रॉ किया गया था जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हुए थे। तो 44 जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 1978 में हुआ था। तो जैसे आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे तो ये इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे हुआ था, तो इससे उसमें जो भी डिफेक्ट था उनको क्योर करने के लिए यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुआ। और इसमें जो है वापस से कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो वापस से कैबिनेट को कोई भी जो भी प्रोविज़न है किसी को भी रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, उनकी एडवाइस मानने के लिए बाउंड नहीं है। बट द रिकन्सिडर्ड एडवाइस इज़ टू बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। पहले वाले में क्या था 42 में कि प्रेसिडेंट एक भी बार री एडवाइस के लिए नहीं भेज सकता था, रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता था। लेकिन 44 में क्या किया गया कि एक बार वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है और अगर उसके बाद वही प्रोविज़न या वही बिल या कोई भी ऑर्डिनेंस दोबारा आएगा तो वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। इसके बाद जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है उसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया आर्म रिबेलियन से, ये काफ़ी बार आया है। और इसके बाद मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट। इसमें जैसे कि पहले की गलती को इसमें सुधारा गया, तो यहाँ पे पहले अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो इस एक्ट के हिसाब से ये बोला गया कि रिटर्न रिकमेंडेशन ज़रूरी है कैबिनेट की। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे फंडामेंटल राइट से हटा के सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि क्या है फंडामेंटल राइट। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब तो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में लीगल राइट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है फंडामेंटल राइट पे लगा देंगे। अगर लीगल राइट ऑप्शन नहीं है तो आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी दे सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लीगल राइट के अब्सेंस में गलत नहीं होगा। उसके बाद ये 300A में इसको शिफ्ट किया गया। प्रोवाइडेड दैट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 2021 कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। तो ये 2 आर्टिकल ऐसे हुए कि जिन्हें आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे भी क्या नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, इनकी गारंटी दी गई। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। आप बस इसमें ये ध्यान रखो कि इसमें 10th जो हमारी शेड्यूल है वो ऐड हुई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेट कर रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ बस आपको इसमें ध्यान रखना है, एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको लेके प्रोविजंस आए, उनके ग्राउंड्स बताए गए कि किन ग्राउंड्स पे आप डिफेक्शन जो है उनको डिफेक्टेड बता के उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। 10th शेड्यूल ऐड हुई और ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के ही मेंबर्स के लिए है। इसके बाद 61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि कौन से ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें वोटिंग राइट की एज 21 से घटा के 18 साल कर दी गई
और ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव सभी असेंबलीज़ के लिए इलेक्शन के लिए था। तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 का है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन इस वक्त पीएम थे, किसकी सरकार थी, तो आप इनके पीएम का नाम ध्यान रखिएगा। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पे, इससे पहले 21st में लैंग्वेज ऐड की गई थी सिंधी, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आप इसे नमक से भी याद कर सकते हैं, NMK, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में ऐड की गई। देखिए, इनिशियली 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थी, फिर बाद में सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई, फिर बाद में 4 लैंग्वेजेस और ऐड हुई। अब इसके बाद 4 नहीं, ये 3 लैंग्वेजेस अभी ऐड हुई हैं। अभी एक बार और अमेंडमेंट में कुछ लैंग्वेज और ऐड हुई है, 4 लैंग्वेजेस और ऐड हुई हैं। तो यहाँ पे जो आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें 4 लैंग्वेज और ऐड हुई है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद यहाँ पे अब 8th शेड्यूल में हमारे पास जितनी लैंग्वेज हैं वो है 22। तो इनिशियली 14 थी, बाद में 22 हो गई। तो आपको क्वेश्चन ये पढ़ना है ध्यान से कि वो 14 की बात कर रहा है या वो इनिशियली स्टेज की बात कर रहा है या वो बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को आप इसके हिसाब से क्लासीफाई करिए। इसके बाद 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है हमारा। 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस जो हैं इनसे रिलेटेड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें यहाँ पे इसमें कौन से प्रोविजंस आए, इसमें मेड प्रोविजंस टू डिबार डिफेक्टर्स फ्रॉम हैविंग पब्लिक ऑफिसर्स एंड टू स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ। इनके रिगार्डिंग, इनको डिबार करने के रिगार्डिंग जो एंटी डिफेक्शन लॉ में फॉल करेंगे, कुछ प्रोविजंस बनाए गए। जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। इसमें कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए आपको 10% दे देता है, जो कि क्वोरम होता है, मिनिमम प्रेजेंस होती है यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे 15% है, कहाँ पे 10% है। जो अभी हम इसी अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आपका 91st। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यहाँ पे नेक्स्ट है, अ नंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड एंड डिफेक्शन शैल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड इज टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पे मान लीजिए अपॉइंट हो रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर वो डिस्क्वालीफाई है, चाहे वो मिनिस्टर बन चुका हो, तब भी उसको उसके पोस्ट से, मिनिस्टर से भी जो उसको अपॉइंट किया गया है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, चाहे उसमें चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सभी 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी प्रोविज़न है और पार्लियामेंट के लिए भी, पार्लियामेंट की लोकसभा के लिए भी ये प्रोविज़न है और यहाँ पे स्टेट असेंबली के भी लिए भी ये प्रोविज़न है। बट जहाँ पे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है, चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात हो रही है, इन ए स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12 मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टेट की बात हो रही है और चीफ मिनिस्टर है, तो ऐसे स्टेट में यहाँ पे 12 से कम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें अमेंडमेंट हुआ था, अ नंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल आल्सो बी डिस्क्वालीफाइड इज टू बी अ मिनिस्टर। यहाँ पे वही है कि जो प्रोविजंस पार्लियामेंट के लिए एप्लीकेबल हैं, वही प्रोविज़न आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। तो आप इसे रीड कीजिएगा और यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस समझने पे करना है, क्योंकि इसकी PDF में आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से थी जो भी, तो उसका भी PDF में आपको यहाँ पे कल तक हमारी एक और वीडियो आएगी जो लीगल मैक्सिम से रिलेटेड है। तो तीनों वीडियोज़ का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसके साथ ही आगे मैं कोशिश करूँगी आपको हर वीडियो की PDF जो है PPT आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो जैसे कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 2003 में आया था।
आप लोग चाहें तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61st, 42nd, 42, 21st, तो इस तरह के कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिनके ईयर आप याद करें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो जैसे कि 86 हो गया, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे 96 जो लैंग्वेज है इनको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें जो SC और ST नॉमिनेशंस था एंग्लो इंडियन मेंबर्स का, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया, रिजर्वेशन बढ़ाया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये अमेंडमेंट। इसके बाद 96 अमेंडमेंट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इसकी जो उड़ीसा है उसकी स्पेलिंग को चेंज किया गया, तो उड़िया जो है यहाँ पे 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको स्पेलिंग में चेंज किया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयरिंग टू अदर्स। तो इसके बाद नेक्स्ट है 97th अमेंडमेंट एक्ट में, तो इसमें पार्ट 9B जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए 100 से लेकर अभी जितने हैं 105 तक हुए हैं, ये पांचों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जितने भी मैंने अमेंडमेंट्स करवाए हैं वो सभी आप उसमें से एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इसके बाद जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसे आप यहाँ पे बांग्लादेश से भी याद रखोगे ना, सिर्फ बांग्लादेश से अगर आपका MCQ पेपर है तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे जब बांग्लादेश बना था तो उस वक्त जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया गया। जो उस वक्त लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो बांग्लादेश को उसके टेरिटरी के हिसाब से जो उनकी बाउंड्री थी उस पर उनके राइट्स के रिगार्डिंग था ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 101 आप GST से याद रखिए। GST सारे जो छोटे छोटे टैक्स थे उन सभी टैक्सेस को मिला के एक टैक्स किया गया GST। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इनका पहले जो था वो कमीशन नहीं था अलग से, तो इसके बाद यहाँ पे इनके कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड की गई, दैट इज़ फ्रॉम 102। 103 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये में भी आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका बेनिफिट जो है वो देखा गया है, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखने की बात है कि EWS कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन तो मिला है, लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी ऐड हुए हैं, दैट इज़ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 and 5। ये जो 2 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे ये इसमें आपके यूज़ में हो रहे हैं। तो जो आपका आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15(4) में जो रिजर्वेशन है, आर्टिकल 16(4) की भी बात करते हैं हम, तो 16 में क्या है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की भी बात हो रही है, लेकिन 15 में ये बात नहीं होती, दोनों में बस ये फ़र्क है। अब देखिए 104, अगर हम 104 की बात करें तो इस केस में जो SC और ST हैं इनका लोकसभा और स्टेट असेंबली में यहाँ पे क्या हुआ था, रिजर्वेशन एक्सटेंड हुआ था, और जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी लोकसभा और स्टेट असेंबली की, उसमें उन कम्युनिटी की सीट्स जो थी उसको रिमूव कर दिया गया। अब इसके बाद 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये रिसेंटली अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ ये लास्ट अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसका बिल नंबर आप याद रख सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट है, हुआ 2021 में है, अभी 2022 है, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। इस केस में इसमें क्या हुआ था कि जो सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको पावर दी गई कि वो सभी अपने स्टेट में जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं अपनी टेरिटरीज़ में यहाँ पे वो क्या कर सकती हैं कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज़ करके उनकी पहचान करें, उनको आइडेंटिफाई करें। और उसके बाद यहाँ पे एक जो केस है, आपको केस का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, आप उसे ज़रूर लिखिए। मराठा कोटा केस जो है, मराठा कोटा केस तो पॉपुलरली नाम है, इसका जो ओरिजिनली नाम है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर। ये जो 2021 का केस है इसको ओवररूल किया गया, ओवरराइड किया गया इसके डिसीजन को इस अमेंडमेंट में। तो ये अमेंडमेंट इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें यहाँ पे इनको पावर्स दी गई स्टेट को। इसके साथ यहाँ पे जो अमेंडमेंट है
इसने कुछ और क्लेरिफाई किया, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इसके रिगार्डिंग सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें नोटिफाई भी कर सकता है। अगर ये स्टेट की बात है और यूनियन टेरिटरी के, लेकिन सेंट्रल लेवल पे हो, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग निकाल सकता है। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें स्किप मत कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।